दोस्तों नमस्कार। जिस अपराधी की तूती प्रयागराज में 20 बरस से ज्यादा वक्त तक गूंजती रही हो, उसी प्रयागराज में पुलिस बंदोबस्त के बीच 3 युवा आए और हाथों में रिवॉल्वर लेकर उस अपराधी को छलनी कर दें। मीडिया की मौजूदगी हो, कई न्यूज चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, हत्या का यह लाइव प्रसारण रोंगटे खड़े कर सकता है। मंजर कुछ ऐसा जो डराने वाला है। लेकिन इस हत्या के पीछे की परिस्थितियों के पन्नों को अगर पलटिएगा तो शायद राजनीति का वह एक ऐसा चेहरा निकल कर आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। क्योंकि राजनीति को कहीं ना कहीं अपराधियों की जरूरत, बाहुबलियों की जरूरत, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जितने मामले उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित पड़े हैं, या फिर इस देश के नागरिकों के जितने मामले समूचे देश में अदालतों के भीतर लंबित पड़े हैं, उसमें न्याय कहां से मिलेगा, कौन देगा न्याय। तो पॉलिटिशियंस की तरफ हर एक आम नागरिक की आंखें उठी जाती हैं, वो गुहार लगाने पहुंची जाता है। और अपराधियों के आश्रय राजनीति बाखूबी न्याय इस देश में देती आई है। लेकिन एक वक्त के बाद बाहुबली इसी राजनीति में आकर खड़े हो गए और उनकी तूती किस रूप में बोलने लगी, यह प्रयागराज में अतीक अहमद उसकी एक पहचान है। एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश के भीतर में माफियाओं की, गुंडों की। लेकिन इस फहरिस्त के तले आपको कहीं कानून का राज दिखाई दे या ना दे, कानून छलनी होते हुए दिखाई दे या ना दे, लेकिन इस देश में गवर्नेंस पॉलिटिकल तौर पर जब राजनीतिक सत्ता के लिए ही चलती है, तब क्या हो सकता है, शायद ये पन्ने आज खोलने की जरूरत है। अतीक अहमद शब्द आते ही राजनीतिक तौर पर 1995 में जब मंडल के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े हिचकोले के साथ परिवर्तन हुआ, तो उस दौर में एक गेस्ट हाउस कांड भी हुआ 1995 में। मुलायम सिंह यादव एक तरफ थे, काशीराम दूसरी तरफ थे, लेकिन उस गेस्ट हाउस में मौजूदगी उस वक्त मायावती की थी, जो इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी नेता, या कहें उन्हीं के नाम पर बीएसपी चलती है। और उनके साथ जो कुछ हुआ, जो गुंडे वहां पर पहुंचे, उसमें आरोपियों की फहरिस्त में एक नाम अतीक अहमद का भी था। यानी 20 बरस से ज्यादा पुराने वक्त का जिक्र आज हम उन पन्नों के साथ खोलना चाहते हैं, जिससे आप समझ पाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत का राजनीतिक मॉडल जो धीरे धीरे यहां तक पहुंचा, उसके हालात कितने बदतर होते चले गए। और योगी राज में योगी मॉडल ने शायद इस देश के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी जो भारत के विभत्स गवर्नेंस की एक राजनीतिक पहचान लिए हुए जीत का आईना ओढ़कर चलती है। उसे कौन डिगा पाएगा, शायद कोई नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश में तमाम लंबित मामले, जो आपराधिक मामले हो या फिर सिविल मामले हो, 25% मामले उत्तर प्रदेश की अदालतों में ही लंबित हैं। वहां पर न्याय की गुहार, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, राजनीति उसमें चलती चले जाती है। और जैसे ही नाम अतीक अहमद का आएगा, तो राजनीतिक पहचान लिए हुए इस अपराधी को लेकर आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि 10 जजों ने अपने नाम पीछे इसलिए कर लिए कि अगर वो फैसला सुना देते तो उनकी जिंदगी मुश्किल में आ जाती, या जिंदगी रहती ही नहीं। क्या वाकई यही बात थी, या राजनीतिक ताकत को बाहुबल चाहिए और बाहुबल ने खुद राजनीति जब तय करने की शुरुआत की, तो मौजूदा वक्त में एक के बाद एक जब उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर गूंजने लगे, बुलडोजर चलने लगा, गुंडा एक्ट लगने लगे, संपत्तियां जब्त की जाने लगी, पुलिस अपने तौर पर कार्रवाई दर कार्रवाई करती चली जा रही है, और इन परिस्थितियों के बीच एक झटके में पुलिस के दायरे के बीच ही 3 अपराधी शूटर्स आए और एक अपराधी को मारकर चले जाए नहीं, बल्कि समर्पण करें, यह कहते हुए हम इसीलिए आए थे, और एफआईआर कॉपी में यह लिखाने से गुरेज ना करें कि दरअसल हमने इसलिए मारा कि हमारा नाम हो जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश की पहचान माफियाओं के आश्रय चलती है? यह कौन सा राजनीतिक मॉडल मौजूदा वक्त में आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतलब राजनीति का वह ग्राउंड जीरो है जिसने कब्जा कर लिया,
उसकी दिल्ली में सत्ता होती है। इंदिरा गांधी ने कब्जा उत्तर प्रदेश पे किया 71 में, सत्ता मिल गई। 77 में कब्जा नहीं कर पाई, सत्ता चली गई। 84 में राजीव गांधी को सत्ता इसलिए मिली क्योंकि यहीं पर वो काबिज थे उत्तर प्रदेश में। 89 में नहीं मिली क्योंकि यहां उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस राजनीति को पाटते पाटते अगर मौजूदा वक्त में आकर खड़े हो जाइएगा तो बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज्य को जी रही है। डबल इंजन शब्द यहां कहना जरूरी नहीं, समझना तो यह है कि जिस राजनीतिक मॉडल के आश्रय चुनावी जीत मिल जाए वह मॉडल हिट हो जाता है। 21 बरस पहले गुजरात मॉडल हिट हुआ था। उस वक्त नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, जो मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री हैं। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो राजधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे और बकायदा मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, नरेंद्र भाई राजधर्म का पालन करें। और नरेंद्र भाई ने कहा था, मैं पालन ही तो कर रहा हूं। वो प्रधानमंत्री बन गए। आज की तारीख में क्या देश के प्रधानमंत्री राजधर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि योगी को पढ़ाएं? क्योंकि 1 बरस पहले ही तो योगी मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसको लेकर तलवारें खिंची हुई थी और योगी के पीछे इस वक्त आरएसएस खड़ा है। 2002 में नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस खड़ा था। राजनीतिक और सियासी तौर पर मौजूदा वक्त को आकलन करने की स्थिति में आज लाकर खुद को खड़ा कीजिए, क्योंकि जो तथ्य बतलाते हैं वो रोंगटे खड़े इसलिए करते हैं, लगता ऐसा है कि हम अपराध की बिसात पर किसी राज्य का आकलन करने बैठे हैं और उसमें सियासत जीत कैसे मिलेगी उसका एनालिसिस करने बैठे हैं। पुलिस ने इस दौर में 10,900 इनकाउंटर योगी मॉडल के दौर में किए हैं। 6 बरस के भीतर 183 आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर का मतलब यह 3 हत्याएं नहीं है जिस दायरे में जो 3 युवा निकल कर आए और खुले तौर पर मार दिया। यह तमाम पुलिस ने मारा है, अपराधियों को मारा है जो उनकी फहरिस्त में था। 23,300 आरोपियों को गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। 5,046 अपराधी घायल हुए पुलिस की गोलियों से। यह 6 साल का कच्चा चिट्ठा आपको डराता है क्या? इस दौर में 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, उसमें से 8 पुलिसकर्मी तो विकास दुबे का इनकाउंटर करने या पकड़ने जब पहुंचे थे और वहां जो धमाका हुआ उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसके बाद विकास दुबे की गाड़ी उलट गई, इनकाउंटर हो गया। मौजूदा वक्त में पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया, लेकिन कानून अगर गायब होते चला जाएगा और एक तरफा तरीके से जनता के भीतर यह मैसेज चलते चला जाएगा कि दरअसल राजनीति से ताकतवर कोई नहीं होता है, तो ऐसे में न्यायपालिका को लेकर, ऐसे में पुलिस महकमे को लेकर, ऐसे में शायद संवैधानिक संस्थानों को लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये उठने का सवाल हम इसलिए कह रहे हैं कि 1 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते पहले खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया गया था कि दरअसल हमारी जान को खतरा है। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद के वकील ने एक पिटीशन लगाई, कहा कि हमारी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की जान के खतरे की सूरत में उत्तर प्रदेश की मशीनरी उसकी हिफाजत करेगी, इसको खुले तौर पर कहा, लेकिन सुझाव भी दिया कि दरअसल जस्टिस अजय रस्तोगी बैठे थे और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहे तो सुरक्षा के लिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब यहां से अगला सवाल आता है कि जिस राज्य के भीतर मामले इतनी बड़ी तादाद में लंबित हो, जहां मॉडल ही काम कर रहा हो बुलडोजर और इनकाउंटर के आश्रय, वहां पर कानून के तौर पर न्यायपालिका की दिशा में देखना और न्याय की गुहार उस सिस्टम से करना जिसकी पहचान संविधान के तहत एक गवर्नेंस की होती है, किसी राजनीतिक सत्ता की नहीं होती है, तो उसके भीतर आइए जरा घुसने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि हो सकता है आपके जहन में इस दौर में कई नाम आ रहे हों। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के 28 केस, ब्रजेश सिंह वाराणसी के 106 केस, धनंजय सिंह जौनपुर के 46 केस, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 31 केस प्रतापगढ़ के,
और इस दौर में देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर जो गैंगस्टर एक्ट लगे वो 45,603 लोगों पर लगे, एनएसए लगा 657 लोग पर। लेकिन जो मौतों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा वो पुलिस कस्टोडियल डेथ है और जुडिशियल कस्टोडियल डेथ है। पुलिस कस्टोडियल डेथ में 23 मौतें हुई। 3 बरस के हिस्से का हम बतला रहे हैं, ये डाटा रिलीज सरकार द्वारा किया गया है। 18-19 में 12 लोग, 19-20 में 3 लोग, 20-21 में 8 लोग और जुडिशियल कस्टडी में 18-19 में 452 लोग, 19-20 में 400 लोग, 20-21 में 443 लोग, यानी कुल 1,295 लोगों की 3 बरस में 2018 से 2021 के मार्च तक इनकी मौत हुई और पुलिस कस्टोडियल में 23 लोगों की इन्हीं दौर में मौत हुई। अगला सवाल, न्याय की गुहार के लिए किस रूप में कहां पर जाइएगा? अगर आप इसको परखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके जहन में यह सवाल होगा, आखिर कितने केस पेंडिंग किस रूप में पड़े हैं? इस देश के भीतर में 4,28,00,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इसमें से 1,10,00,000 केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। कहां कहां किस रूप में न्याय की गुहार का दरवाजा कौन खटखटाएगा? जब पूरे गवर्नेंस और लोगों के भीतर, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जब हम आपके सामने रख रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर और उस फहरिस्त में आता है कि 23,000 से ज्यादा गिरफ्तारी, 183 मारे गए, 5,000 से ज्यादा घायल हुए, तो क्या पूरा उत्तर प्रदेश अपराध की बिसात पर सियासत को साधता है और सियासत की जरूरत अपराध हो गई? और इस दौर में जो मार रहा है, जो मर रहा है, दोनों अपराधी है अपने तौर पर। लेकिन अगर पुलिस और गवर्नेंस भी उसी आश्रय चल पड़ेगी और फैसला मुकम्मल इस रूप में ना निकल पाए जहां पर लगे कि कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है, तो फिर नजरिया एक ही होगा सियासत का, और सियासत हमेशा सत्ता चाहती है। जो सत्ता के बाहर है उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी बातें आपको चंद लाइनों में सुनाई देगी जहां पर उसको लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने जब सियासत साधी तो किस रूप में बीते 20 बरस के भीतर में जिन अपराधियों की तूती बोल रही थी वह क्यों बोल रही थी? उस दौर में न्यायपालिका कहां थी? उस दौर में पुलिस महकमा कहां था? उस दौर के भीतर में जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो सब क्यों लापता थे? और राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द ही समूचे लोकतंत्र और संविधान की परिभाषा को गढ़ने का काम पॉलिटिशियन अगर करने लगे तो अपराधी ही जब पॉलिटिशियन हो जाएंगे। आरोपियों की फहरिस्त तो विधानसभा के भीतर भी है। उत्तर प्रदेश में हर दूसरा विधायक दागी है, पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा सांसद दागी है। आरोपों की फहरिस्त में हलफनामा जिन्होंने दिया है वो हत्या के दायरे में भी है। हत्या के आरोप, हत्या की साजिश, दंगे करना, लूटपाट करना, डकैती करना, ऐसे ऐसे आरोप हैं। कुछ पर तो रेप के भी हैं। ये नुमाइंदे हैं इस देश के जिन्हें कानून बनाना है और बताना है। गवर्नेंस जब फेल होती है और लाइव टेलीकास्ट में हत्या होती है तो यकीनी तौर पर मंजर बड़ा भयानक होता है, रूह कांप जाती है। लेकिन रूह सिर्फ हत्या और खून को देखकर नहीं, बल्कि नई परिस्थिति में समझिए उस गवर्नेंस के एस्पेक्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेक एंड बैलेंस करने की परिस्थिति में लाता है, जहां न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, सब एक तरीके से कैसे सियासत के इर्द गिर्द ताना बाना बुनकर चलते चले जाते हैं और सत्ता को यह लगने लगे कि यही सियासत उसे सत्ता पर बरकरार रखेगी, तो कौन सत्ता डिगा सकता है? कोई नहीं। लोगों के लिए, न्याय के लिए रास्ते अगर संस्थानों में बंद हैं और राजनीति ही सब कुछ साध रही है तो क्या होगा इसका दूसरा नजारा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में जो सिविल मामले हैं, 18,29,702 मामले लंबित पड़े हैं। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? जो क्रिमिनल मामले हैं वो 92,92,11,000 मामले लंबित पड़े हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो 1,10,00,000 और पूरे देश में 4,28,00,000 यह स्थिति है। और अगर सिर्फ चंद दिनों पहले की परिस्थिति में आ जाइए, बीते 5 साल के भीतर में कितने मामले लंबित पड़े हैं? इनकी तादाद है लगभग 56,70,000 मामले बीते 5 बरस के हैं।
यानी इस दौर के हैं, अगर 5 से 10 साल में उस दायरे में आप एक झटके में अखिलेश की सरकार को भी ले आइए, समाजवादी पार्टी की सरकार को, तो 5 से 10 साल के भीतर में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। 20,21,000। और कल्पना कर रहे हैं 10 से 20 साल 14 लाख से ज्यादा मामले, 20 से 30 साल लगभग उसी स्थिति में मामले, लगभग 2.5 लाख मामले। ये कौन सी परिस्थिति बतलाती है? कुछ तो ऐसी है कि पीढ़ियां चली गई, न्याय नहीं मिला। पीढ़ियों का मतलब 30 साल माना जाए या 20 साल माना जाए। अगर 30 साल मानते हैं तो इसमें भी लगभग 41,000 मामले पड़े हुए हैं लंबित। गवर्नेंस जब फेल होती है, और गवर्नेंस जब सियासत को ही गवर्नेंस मान लिया जाता है, या फिर संविधान जिस कानून के राज का जिक्र करता है वह अगर ढीला होता है, तो कौन मार रहा है, वो किस गैंग का है, किस गैंग का नहीं है, उसके पीछे पुलिस थी, पुलिस नहीं थी, पुलिस फेल हो गई, पुलिस फेल नहीं हुई, ये सारी बातें मायने नहीं रखती है। क्योंकि एक जगह 3 है, दूसरी जगह 2 ही होगा, उसके बाद कहीं 8 होंगे। क्योंकि अगर एफआईआर की कॉपी में पुलिस ये लिख दे जो लिखा गया है कि हम तो अपनी ताकत को दिखलाना चाहते थे हत्या करके, और हमें अंदाज नहीं था कि वहां इतनी पुलिस होगी, तो पुलिस ने पकड़ लिया। आपने वो दृश्य देखा, सबने देखा। अपराधी गोलियां चला रहा है, पुलिस उसके कमर को पकड़े हुए है, पुलिस ने रिवॉल्वर नहीं निकाली। उसने बयान दिया बाद में कि दरअसल हमें डर था, वहां पर बड़े लोगों की मौजूदगी है, पता नहीं किसे गोली लग जाए। और जो गोली अपराधियों ने चलाई वो किसी दूसरे को नहीं मिली, किसी दूसरे को नहीं लगी, वो सिर्फ उन्हीं को लगी जिसे वो मारने आए थे। तो क्या ट्रेनिंग उनकी ज्यादा मजबूत है? ये फेल होते गवर्नेंस और फेल होती कानून व्यवस्था, या छलनी होते कानून के राज की एक तस्वीर है। इस तस्वीर के भीतर हम जब आपको बताते हैं कि राजनीति में 20 बरस से ज्यादा के वक्त को अगर आप निकालना शुरू करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते 95 को ही अगर आप एक लकीर के तौर पर मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने विधायक 1995 के बाद से बने और जितने चले गए, जितने सांसद बने, जितने चले गए, जानकर आपको हैरत होगी, लगभग 1000 के लगभग अपराधी इस दौर में विधानसभा और पार्लियामेंट में आए उत्तर प्रदेश से चलकर, और इस देश की गवर्नेंस में उन्होंने योगदान दिया है। ठीक वैसा ही योगदान जो योगदान मेडिकल के परिसर में पुलिस ने दिया, और वहां पर अपराधियों को दूसरे अपराधियों ने मार डाला। और खुले तौर पर समूची मीडिया जो फोर्थ स्टेट के तौर पर वहां खड़ी थी, वह सिर्फ ताकती रह गई। जो कैमरा देख रहा था उसने भी वही देखा, वही कमेंट्री की। किसी मीडिया कर्मी ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि दरअसल जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे की वो कौन सी परिस्थिति है। समूचे राज्य में हर जिले में धारा 144, मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वो अपने घर में एक के बाद एक मीटिंग तमाम हायर सिक्योरिटी के ले रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं सबके यहां पहरा बैठा दिया गया, बड़ी तादाद में पहरे की मौजूदगी हो गई। भयानक स्थिति राजू पाल की हत्या के वक्त भी थी। उस समय इस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस वक्त हमने सिर्फ सुना था, पढ़ा था, जाना था। लेकिन मौजूदा वक्त में तो जब टेक्नोलॉजी ने सब सारे पर्दे हटा दिए, उस भयानक परिस्थिति से चलते चलते आज की स्थिति में जब उत्तर प्रदेश की सियासत आकर खड़ी हो चली है, तो क्या ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसने शायद इस मॉडल की लकीर इस देश में मौजूद तमाम राजनीतिक लकीरों से कहीं बड़ा कर दिया है, और उनको आप डिगा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब कोई मॉडल सत्ता को पाने की दिशा में बढ़ जाए और इस बात की पहचान ले ले कि दरअसल इससे सत्ता मिल सकती है, तो फिर आप उसको डिगा नहीं सकते हैं। यह मौजूदा वक्त का एक सच है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम जिक्र करते हैं माफियाओं का, तो उस माफियाओं की फहरिस्त को आप, हमें लगता है, सुनना चाहिए। जो कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके भीतर जाके तो कितनी बड़ी तादाद में, और सभी को आश्रय देने वाले पॉलिटिशियन, अतीक अहमद तो पहला नाम प्रयागराज का है, मुख्तार अंसारी दूसरा नाम गाजीपुर का है, ब्रजेश सिंह वाराणसी के तीसरा नाम है, ध्रुव कुमार सिंह आजमगढ़ के चौथा नाम है,
खान मुबारक अंबेडकर नगर के, उधम सिंह नगर के योगेश भदौड़ा, अजीत हप्पू बागपत के, सुशील उर्फ मुछ मुजफ्फरनगर के, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से सटे हुए सुंदर भाटी, सिंगराज भाटी, अंकित गुज्जर, अनिल दुआजा, अनिल भाटी, ये गौतम बुद्ध नगर के सटा हुआ गाजियाबाद, अमित कसाब, मुनीर बिजनौर के, लखनऊ के बबलू श्रीवास्तव, सलीम, सोहराब, रुस्तम, गाजीपुर के उमेश राय उर्फ गौतम राय। ये एक लंबी फहरिस्त है जो बतलाती है कि आप किसी भी जिले को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं कि वहां पर राजनीति की धमक के पीछे वही बाहुबली है जो कल पॉलिटिशियन हो जाएंगे। उन्हें जैसे ही रास्ता मिलेगा, जैसे ही नेता की जीत बाहुबली पर टिकेगी, बाहुबली को इसका एहसास होगा अब वो पॉलिटिशियन बन सकता है, और फिर जब पॉलिटिशियन बन जाएगा तो विशेषाधिकार पा जाएगा, और विशेषाधिकार पाएगा तो अपनी मनमर्जी करेगा, अपनी मनमर्जी करेगा तो उस दौर में कानून का राज गायब नजर आएगा। और जब उससे पीड़ित व्यक्ति जब सत्ता में आएंगे तो निशाने पर लेंगे। यह प्रक्रिया भारत के भीतर कानून के राज की नहीं, फेल होते उस पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस की है जिसका खुला चेहरा कल रात नजर आया है और सब ने अपनी आंखों से देखा है। माथे पर सटाकर दागे गए ट्रिगर और निकलती हुई गोली, खून से सटा हुआ सारा इलाका, यह सारी चीजें देखी गई है। इसमें कुछ बताने छुपाने की बात है नहीं, लेकिन दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में जहां पर समझिए कि एक अपराधी की संपत्ति कितनी हो सकती है। सरकार ने जानकारी दी अतीक की जो संपत्ति की जानकारी वो 11,000 करोड़ की है। एक टांगे वाले का बेटा 11,000 करोड़ का मालिक, जिसे गाड़ियों का शौक, गाड़ियां उसने पॉलिटिशियंस को दी हैं। ये उत्तर प्रदेश के हर गलियारे में आप सुन सकते हैं कौन से पॉलिटिशियन थे। यानी इस दौर में अपराध, बाहुबल सत्ता के लिए अगर प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं तो इसके इर्द गिर्द का समूचा सिस्टम ही उस राजनीति को अपने साथ आत्मसात करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। और इस मॉडल को तोड़े कौन, तोड़े तो सामने निकले कौन, क्योंकि तीनों लड़के, एक का नाम लवनेश तिवारी बांदा के, दूसरे का नाम सनी सिंह हमीरपुर के, तीसरे का नाम अरुण मौर्य कासगंज के, तीनों के माँ बाप ने कहा कि इनके घर से ताल्लुक नहीं है, जिस रास्ते चल पड़े उसमें हम इनको कहीं अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। और जब पुलिस कस्टडी में आए तो एफआईआर लिखाते हैं हम पॉपुलर होना चाहते थे। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारों को ढोता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को ढोता है, उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली, मजदूरों की स्थिति, डिग्रीधारियों की स्थिति, तमाम परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस रूप में चलती चली जाती है कि उसके सामने एक अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। कोई राजनीतिक मॉडल इस दौर में इस गुप्त अंधेरे को खत्म कर उजाला लाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? उस गुप्त अंधेरे से लाभ उठाकर सत्ता में बने रहने का मॉडल अद्भुत है जो मौजूदा वक्त में हमारे और आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।